विषय है आत्मनिर्भर बिहार, युवाओं से संवाद। आप सभी युवा यहाँ पर बैठे हुए, बिहार कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? हमारे यहाँ बिहार में मित्रों हुनरमंद युवा है। अब देखिए हमारे यहाँ इतने हुनरमंद युवा है, हुनरमंद श्रमिक भी हैं, और हमारे यहाँ सबसे अधिक यहाँ आईएएस भी पैदा होते हैं, आईपीएस भी पैदा होते हैं। बिहार के युवा सबसे अधिक इंटेलिजेंट है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अपने पार्टी का जो नारा है आत्मनिर्भर बिहार बनाने का, निश्चित रूप से संकल्पित होकर अपने आदरणीय अध्यक्ष जी के बातों को, उनके दिशा निर्देश को हम लोग पालन करने का चर्चा, और अपने अध्यक्ष जी का संबोधन होगा। और संबोधन के बाद एक दो लोग, एक कोई अपने बहन में से या कोई अपने बंधु, कोई दो लोग प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और अध्यक्ष जी जो है आपके इस चौपाल कार्यक्रम में उसका जवाब भी देंगे। इन्हीं आप चंद बातों के साथ मंचासीन सभी अतिथियों का, अपने साथी सभी पदाधिकारियों का मैं अभिवादन करते हुए सीधे अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी का अनुरोध करता हूँ। एक बार जोरदार ताली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, आप लोग खड़े करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जोरदार ताली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और बहुत समय से इंतजार करते हुए भाई और बहनों, कवि कोकिल विद्यापति, महान मीमांसक और विश्व प्रख्यात दार्शनिक मंडन मिश्रा की धरती मिथिलांचल को मैं प्रणाम करता हूं। हनुमान की धरती कर्नाटका से आज मैं माता सीता की धरती पर आया हूं। साथियों, आज मुझे सामाजिक समता और समरसता का उद्घोष करने वाले बसवण्णा की पवित्र धरती कर्नाटका से भगवान बुद्ध की कर्मभूमि बिहार में आने वाले का सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद मेरा पहला प्रवास और मेरा पहला संगठनात्मक बैठक इस पुण्य भूमि से हुआ है, जो लोकतंत्र का मंदिर। आज भी लाखों बिहारी युवा बेंगलुरु को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुनते हैं। मैं बेंगलुरु साउथ से आता हूं। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी लाखों बिहारी युवा काम कर रहे हैं और मेरे शहर को, मेरे शहर की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं उन हजारों बिहारी युवाओं के सांसद के रूप में भी आपको आज आपके साथ उपस्थित हूं। साथियों, प्राचीन काल के लिच्छवी गणराज्य से लेकर आपातकाल के विरुद्ध
संघर्ष तक बिहार ने भारत और विश्व का लोकतंत्र का महत्व सिखाया। इसलिए आप सबको और इस धरती को मैं हृदय से अभिवंदन करता हूं। मुझे कल से बिहार के युवा इतना प्यार, इतना आदर और इतना प्रेम दिया है, मैं अत्यंत संतुष्ट हूं और मैं ये मानता हूं कि ये मेरा पूर्व जन्म का सौभाग्य है। ये आप सबका प्यार और आदर मेरा पास आया। साथियों, बिहार का युवा अपनी मेहनत, प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ता के लिए जाना जाता है। बिहार के माता पिता अनेकों संघर्षों से जूझते हुए अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि अपनी जमीन को भी गिरवी रखने में भी पीछे नहीं हटते। मैं बिहार के युवाओं से पहले उनके माता पिता और उनके चरणों को नमन करता हूं और वादा भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने हमारा देश के युवाओं को अच्छी और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्राप्त करने में युवा मोर्चा प्रदेश और युवा मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास और संघर्ष करेगा। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान योजना के तहत दरभंगा को एयरपोर्ट दिया है। देश और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोगों अब अपने घर आने में और सुविधा होगी। दिल्ली में मैं जब सांसद के रूप में दिल्ली गया, मैं जब संसद के पास जाना था, वो एम्स का वो गोल चक्कर, बहुत सारे लोग वो गोल चक्कर के पास, वो जो फुटपाथ रहते थे, फुटपाथ के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। और मुझे पता चला पूछने के बाद कि बहुत सारे लोग एम्स में दाखिल होने के लिए बिहार से बहुत ज्यादा लोग दिल्ली का एम्स पहुंचता था। और आज इधर आने के बाद मुझे अत्यंत संतुष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में दरभंगा में भी एक एम्स खोलने में और निर्माण करने का स्वीकृति हो चुका है। हम आत्मनिर्भर भारत का बात कर रहे हैं। साथियों, भारत तब आत्मनिर्भर बन सकता है जब बिहार आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि भारत का उज्जवल भविष्य बिहार का उज्जवल भविष्य से जुड़े। एयरपोर्ट और एम्स मिथिला क्षेत्र के विकास के नए दरवाजों को खोलेंगे। युवाओं के लिए यह रोजगार के अवसर बनेगा। अब उन्हें नौकरी और बेहतर इलाज ढूंढने में महानगरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। यह तो वर्तमान की बात हुई। इतिहास भी गवाही देता है कि मिथिला का हित अगर किसी ने राजनीतिक गठबंधन या पार्टी ने चाहा है तो वह बीजेपी और सिर्फ एनडीए ने चाहा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मैथिली भाषा को सम्मान देते हुए
8वीं अनुसूची में जगह दिलाई। मैं कर्नाटक से आता हूं। कन्नड़ा भाषा बहुत सारे पुराने भाषा में लगभग 2000 से ऊपर वर्षों का इतिहास कन्नड़ा भाषा। उसी तरह भारतीय भाषाओं में अत्यंत सुमधुर भाषाओं में एक है मैथिली, और इस मैथिली भाषा को संवैधानिक गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में ही मिला। इसको हमें बहुत आनंद है और प्रसन्न है। 1934 में जब भूकंप हुआ तब ये पूरा इलाका 2 भाग में बंट चुके। एक मिथिला को कोसी महासेतु देकर इसको और एक बार बांध किया, वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। वर्तमान में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करके दोनों भागों का एकीकरण किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने केवल कोसी, केवल मैथिली, इस भागों को एक नहीं करते, पूरा देश को एक कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश के हर हिस्से में विकास की धारा को पहुंचने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वह अपने कई इंटरव्यूज में, भाषण में मिथिला के प्रसिद्ध मखाना और उसकी पौष्टिकता का जिक्र किया। आज मैं बहुत संतुष्ट हूं कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुझे इतना सारा मखाना दे चुका है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष का एक चुनौती होगा, ये सभी मखानों को बेंगलोर या दिल्ली कैसे पहुंचा। बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हो, इनोवेशन हो, रिसर्च और डेवलपमेंट हो, इस सभी क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं। इस सभी क्षेत्र का काम तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए सरकार नए फ्रेमवर्क बना रहा है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर सुशासन और विकास का मंगल राज का रथ पर रखा। लगातार बिहार इस दिशा में आगे बढ़ाने का और बढ़ना हमारा दायित्व है। इसके बारे में हम सब मिला के काम करना है। वंशवाद और बाहुबलियों से सजी है आज ही कांग्रेस, तो जमीन पर उसका नाम निशान भी नहीं। बीजेपी सारे देश में युवा वर्ग की पार्टी है और एनडीए फिर से बिहार में युवाओं के समर्थन से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भाई और बहनों, युवा को स्थिर बिजनेस करने के लिए, आर्थिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा सा स्थिर माहौल चाहिए। स्थिर सरकार और स्थिर स्पष्ट आर्थिक नीति इसलिए चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और इकोसिस्टम डेवलप होने में स्पष्ट आर्थिक नीति का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो युवा आरजेडी का नेता आज है, उसमें एक युवराज ने बोलता है कि युवाओं का सबसे बड़ा आय किससे आता है। इस प्रश्न का उसका उत्तर है टिकटॉक से आता है। उनका समझ और सोच जमीन से इतना अछूत है, डिस्कनेक्टेड है।
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आर्थिक बदलाव और शहरीकरण आज बिहार में ज्यादा हो रहा है। हमारे जो छोटे शहर हैं वहां बेहतर आर्थिक संभावना पैदा हो सके, इसके लिए हमें इंटरनेट का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो, व्यापार हो, इसके ऊपर हम ध्यान देना है। क्षेत्र को और देश को, देश और विदेश में मार्केटिंग करने के लिए ई मार्केट से, इंटरनेट से हम जोड़ना है। आज मुझे इतने सारे मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी का मास्क, मधुबनी का टोपी, पग, इस सब को देखे ये सोच में आ रहा था कि पूरे विश्व में कोविड के महामारी के चक्कर में मास्क के लिए इतना बड़ा डिमांड है और शहरों में लोगों जो शर्ट पहनते हैं वो कलर शर्ट हो या साड़ी हो, उसके हिसाब से अलग अलग कलर का मास्क पहनने का शौक आ जाए। आप सब टाइप किया तो इधर से आप मधुबनी मास्क तैयार करके आप बैंगलोर भेजिए, मैं खुद मार्केटिंग करके इस सब जो मास्क है उसको बेच के इधर का युवाओं को पैसा अपन पे देता था। इतना बड़ा मार्केट है इस चीजों का। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री पर लोकल स्तर पर ध्यान देना आज बहुत अनिवार्य है। आज सुबह में एक बहुत प्रतिभावान हमारे छोटे बहन ऋतिका राज, एक इंडियन आइडल का बहुत फेमस गायिका है, बिहार से है लड़की। आज हम सभी उसके साथ मिले थे। बहुत बढ़िया तरह से, ढंग से वो गाना गाया। लता मंगेशकर जी ने उनका तारीफ किया था। जब बात करने के टाइम पे मैं उनको पूछा कि आपका क्या प्लान है, आप क्या बनना चाहते हो, संगीत क्षेत्र में क्या काम करना, आपका सोच क्या है। वो बताया कि मैं बॉलीवुड जाना सोच रहा हूं, मुंबई जाना सोच रहा हूं, मैं एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूं। मैं तब सोचा कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री की अपार संभावना है। अभी से ही बिहार फिल्म निर्माण में एक अग्रणी राज्य है। यहां पर ना टैलेंट की कमी है, ना संस्कृति की, और ना ही किस्से कहानियां। सही नीतियों और रिवाजों के साथ, पॉलिसी के साथ बिहार बॉलीवुड को टक्कर दे सकता है, जैसा कि अन्य राज्यों की फिल्म इंडस्ट्री में आज बॉलीवुड को टक्कर दे रही है। हमारे बिहार के युवाओं ने बॉलीवुड जाकर धक्के खाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का आत्मनिर्भर फिल्म इंडस्ट्री भी बिहार में हम खड़े हैं। बिहार के युवा को वंशवाद चाहिए, ना वंशवाद चाहिए और ना अराजकतावाद। विकास चाहिए और प्रगति चाहिए। मैं आप सबको अंत में यह बोलना चाहता हूं कि इस चुनाव के दौरान विपक्ष के 2-3 राजकुमारों ने, युवराजों ने बेरोजगार के ऊपर बहुत बड़े इश्यू किया है। साथियों, एक युवा के लिए नौकरी का
रोजगार का जो महत्व होता है उससे मैं भी एक सामान्य परिवार के युवा होने के नाते मैं भी जानता हूं नौकरी मिलने पर क्या खुशी का भाव होता है। पहली सैलरी मिलने के बाद उससे अपनी मां के लिए पहली बार साड़ी खरीदने पर जो संतोष का भाव आता है वो मैं भी महसूस किया। ये भाव, ये सुखी, ये संतोष क्या होता है ये वंशवादी पार्टियों के राजकुमार क्या जानेंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक दिन भी ईमानदारी की मजदूरी ना कमाई हो। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसा जमीन से उठा व्यक्ति ही समझ सकता है जिसने गरीबी को करीब से देखा है और संघर्ष को जिया है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो यू राजाओं ने बेरोजगार हो चुके हैं उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक बेरोजगारी का डर है। सच्ची वास्तव का युवाओं का दर्द का विश्वास और उसका बारे में वो नहीं भागता। साथियों हमें सबको पता है कि एक कोविड के कारण पूरे ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी को बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से बाहर आने के लिए हम सबको एक स्पष्ट बहुमत की सरकार का आवश्यकता है जो सिर्फ और सिर्फ एनडीए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। मैं अंत में आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस चुनाव के दौरान युवा मोर्चा के हम आप सभी के साथ, राष्ट्रीय युवा मोर्चा आप सब के साथ कदम के कदम मिलाकर काम करेगा। मेरा पहला प्रवास, मेरा पहला संगठन का कार्य बिहार से प्रारंभ हुआ है। इसका फ्रूशन, इसका फल जब आता है तब पूर्ण बहुमत की सरकार इधर आने के बाद में भी इसका संपूर्ण फल हो जाता है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश जी बहुत ऊर्जावान है, बहुत सारे युवाओं का अच्छा टीम बनाया। आज एक पत्रकार ने मुझे पूछ रहा था कि अन्य दलों के नेताओं को देखते हुए हमको लगता है कि अन्य दलों में एक युवा चेहरा है, पर बीजेपी में युवा चेहरा नहीं दिख रहा है। कौन है बीजेपी का युवा चेहरा? मैं वो पत्रकारों को बोला, भाई साहब वो आपका दिखने में प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने सारे लाखों बिहार में भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता है। भारतीय युवा मोर्चा का जो युवा कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा है। वो दलों को और भारतीय जनता पार्टी में फर्क ये है कि वो सब युवा राजा है, महलों में राजनीति करते हैं, हम जमीन से जन के बीच में राजनीति करते हैं। युवा मोर्चा के जो साथी है वो जननायक है, वो प्रिंसेस नहीं है, युवराजा नहीं है, वो कार्य करता है, काम करता है, मेहनत से काम करता है, जननायक है। इसलिए हम आप सबके साथ कदम के कदम मिलाकर काम करेंगे। मैं हमारे अध्यक्ष जी को भी बोला, एक चुनाव के दौरान 2-3 बार मैं प्रवास करूंगा। इस बार मिथिलांचल के इस भाग में प्रवास करने का मेरा मौका मिला है। अगला बार बक्सर हो या दूसरे जगह बिहार में जो में अंधे की जो जगह है वो भी उस जगह में प्रवास करने का मौका मिलेगा। संगठन के मजबूत करने में भी मेरा थोड़ा योगदान होगा और
और एक उपलब्धि भी है। वो उपलब्धि ये है कि आपके साथ बात करते करते, बिहार में आप सबके साथ बात करते करते मेरा हिंदी भी सुधरेगा। ये इसका मेरा प्रवास का बहुत बड़ा उपलब्धि है। आप सब मेरा हिंदी का सहना है, इतना प्यार दिया है, इतना जोरदार से स्वागत किया है। आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं, और इस ऋण को मैं हमेशा तक मन में रखते हुए बिहार का इस प्यार, इस प्रेम और इस आदर को मैं हमेशा के लिए आदर रखता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुनकर के हम सभी युवा कार्यकर्ताओं में, युवा उद्यमियों में एक अलग सा जोश और खरोश हो गया है। एक बार जोड़कर अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आत्मनिर्भर बिहार युवाओं के संग संवाद में मार्गदर्शन मिला। अब आप लोगों के तरफ से भी कोई ऐसे अगर है तो पूछ सकते हैं, आत्मनिर्भर बिहार बनाने में किस प्रकार कोई अगर क्वेश्चन कोई है आप अध्यक्ष जी से, आपके तरफ से भी एक या दो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी उसका निश्चित रूप से जवाब देंगे, आप लोगों को दिशा निर्देश। किसी व्यक्ति को अगर सवाल पूछना है तो अपना हाथ दीजिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मोदी जी हाल ही में आत्मनिर्भर बिहार की बात की, आप भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आत्मनिर्भर बिहार बनाने की बात की। उसी उलझनों में प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या विजन है भाजपा का आत्मनिर्भर बिहार बनाने की? कैसे बनेगा आत्मनिर्भर बिहार, भारत और हमारा बिहार? हमारी बहन ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मेरे भाषण में ये विजन के बारे में बोल रहा था। आज 21वीं सदी के युवाओं का आकांक्षा बहुत बड़ी है। जो नया इंडस्ट्रीज हो, एग्रो प्रोसेसिंग का अपॉर्चुनिटीज हो, मुद्रा योजना के अंतर्गत कम ब्याज पे जो लोन मिलता है उसके इस्तेमाल करके कैसे स्वयं उद्योग स्थापित कर सकता है, कैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने के बाद आप हर गांव में या शहर में आपके घर के वर्क फ्रॉम होम करके हुए आप कैसे बैंगलोर हो या पुणे हो, ऐसे बहुत शहर से जो आईटी कंपनीज है उसके साथ कैसे पार्टनरशिप कर सकता है। इंटरनेट को बल देने के बाद इंटरनेट इकोनॉमी के वजह से आप कैसे आपका लोकल का चीज जो है उसको मार्केटिंग कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने ई नाम मंडी को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर चुके हैं। आप इधर मखाना जो आप सृजन करते हैं, मखाना जो इधर खेती होता है उसको बैंगलोर हो, पुणे हो या विदेश हो, इसको कैसे वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कर सकता है। 10,000 करोड़ का पैकेज भी मोदी जी ने सैंक्शन किया है। और बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज मुझे बता रहे थे, इतने साल भारत में जो फिशिंग का मत्स्य क्या बोलते
मत्स्य पालन का नीति जो था वो बहुत कोस्ट सेंट्रिक था। मतलब जो सब कोस्ट को क्या बोलते हैं? नहीं, कोस्ट को क्या बोलते हैं? मतलब समुद्र के आसपास जो इलाका होता है, हाँ, उससे वो बहुत सेंट्रिक था। पर आज जो नया पॉलिसी आया है वो इनलैंड फिशिंग, जो हमारे कोसी नदी हो या गंगा नदी हो, ऐसे फ्रेश वाटर फिशिंग का भी एक बहुत आम भूमिका वो नई पॉलिसी में है। ऐसे नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोल रहा है, नए विश्वविद्यालय बिहार में खोल रहा है, आईआईटीज हो, आईआईएम्स हो, ये सब एजुकेशन से लेकर स्वास्थ्य तक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एग्रो प्रोसेसिंग तक, स्टार्टअप से दुनिया से लेकर मुद्रा योजना के कम ब्याज से लोन तक, नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो 21वीं सदी का 21st सेंचुरी का विजन है। मैं जब कार में आ रहा था, मेरा एक सोच आया, ये आर्चरी का जो चिन्ह है वो लैंटर्न है, ठीक है? इसलिए वो बिजली इतने साल बिजली इस कारण के लिए वो नहीं लाते क्योंकि उनका सिंबल ही लैंटर्न है। जो लैंटर्न युग में फंसे हुए हैं वो पार्टी को और उन पार्टी के नेता उनको 21st सेंचुरी का युवा उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बारे में क्या बता सकता है, क्या वो सोचता है? इसलिए हमें प्रोग्रेसिव सरकार चाहिए, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के सरकार से। अंतिम सवाल है, कोई एक आप आइए। राहुल आनंद उधर घुमा दीजिए। सभी को धन्यवाद। आदरणीय लुकिया सूर्यनारायण तेजस्वी सूर्या जी, आपको मिथिला की धरती पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राहुल रंजन है, मैं बिहार के मधुबनी जिला से आता हूं और मैं यहाँ पे 5 साल पहले एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, अचीव स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड। उसके ब्रांड तहत मैंने bluetech.in मैंने एक ई-कॉमर्स ऑनलाइन पोर्टल बनाया जिसपे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड जितने भी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स हैं जो अभी तक से बाहर से आ रहे थे वो हमने यही प्रोड्यूस किया, यही मैन्युफैक्चरिंग किया और यही के लोगों को बेचा। तो मेरा सवाल आपसे तेजस्वी जी ये है कि बिहार में आप आना चाह रहे हैं, मतलब बिहार में जो आत्मनिर्भर युवाओं के साथ संवाद जो आज कार्यक्रम रखा गया है, इसमें मेरा 2-3 प्रश्न है आपसे। पहला ये है कि सर यहाँ पे आपने बोला कि अभी मैंने आपकी बात सुन रहा था कि इन फिशिंग की बात आप कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूँ कि 2019 में अक्टूबर तक इनलैंड पोर्ट बनना था बिहार में, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता था बाहर, यहाँ की चीजें बाहर। यहाँ हम सिर्फ अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम बिहार में इंपोर्ट भी करें और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करें। इनलैंड पोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं है, जबकि गंगा किनारे हमारा शहर बसा हुआ है। यहाँ पे मैन पावर है, मनी है और लैंड है। बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार बियाडा के तहत मेरा लैंड है 40 कट्ठा का पंडोल इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके आसपास की सारी जमीनें खाली हैं। तो आपका क्या राय है कि कैसे उसको वहाँ इंडस्ट्री कैसे लाया जाए? वहाँ पे लोग आना नहीं चाहते। और मैंने जहाँ तक देखा है यहाँ पे लोग बिजनेसमैन है सर, यहाँ इंटरप्रेन्योर बहुत कम है। बिजनेसमैन जो यहाँ पे ट्रेडिशनली बिजनेस कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे इंटरप्रेन्योर की बहुत कमी है। स्टार्टअप बिहार भी आया, स्टार्टअप इंडिया भी आया, लेकिन अभी भी लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी सरकार, मतलब मेरा आपकी सरकार, तो प्रश्न है कि इसको आप लोग दूर करिए, ये बताइए। और एक चीज और है, यहाँ पे स्टार्टअप पॉलिसी को आप लोगों को फिर से रिलॉन्च करना होगा, क्राइम पे भी आप लोगों को थोड़ा जोर देना होगा सर। धन्यवाद राहुल आनंद जी, धन्यवाद। राहुल रंजन सर। बहुत अच्छे प्रश्न आप पूछे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आपके फिशिंग पॉलिसी के बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं।
आपने मुझसे अनुरोध करूंगा। आप जहां तक कृषि के क्षेत्र में बात रखे तो आप कह सकते हैं कि Inline port, sir. Inline port. Inline port is missing. No, no. अच्छा, inline port. भाई साहब आपको पता चला? हाँ ठीक है मैं उत्तर देता हूँ। आपको शायद आपके जानकारी में होगा, ये पिछले हफ्ते जो पार्लियामेंट सत्र समाप्त हुआ, वो पार्लियामेंट सत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून, नए कानून पारित हुआ। वो नेशनल पोर्ट पॉलिसी के जो अमेंडमेंट्स थे, मनसुख मांडविया जी ने, जो हमारे पोर्ट सचिव है, वो ये नए पोर्ट पॉलिसी जो इनलैंड पोर्ट को और फ्रेश वाटर पोर्ट को कैसे सृजन कर सकता है, किसको उसके स्ट्रेंथन कर सकता है, इसके बारे में पार्लियामेंट में बहुत अच्छा भाषण किया है। आप सही बोल रहे थे कि इतने साल ये इनलैंड पोर्ट के लिए बल नहीं दे रहा था पॉलिसीज, वो अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेंज करके नया पॉलिसी ले चुका है। आप जब मेरे नाम को आप विकिपीडिया से गूगल करके आपको कैसे पता है, आपने डिजिटल की बात हाँ ठीक है, उसी तरह आप YouTube में मनसुख मांडविया जी का वो नए पोर्ट पॉलिसी के ऊपर जो भाषण है, वो आप भाषण भी आप सुनिए, पूरे डिटेल में वो नए इंग्लैंड पोर्ट पॉलिसी के बारे में उसमें बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। कार्यक्रम समाप्त कीजिए। अध्यक्ष जी, कुछ लोगों को सम्मान करना है अध्यक्ष जी को। प्लीज 2-3 मिनट का समय लेंगे, 2-3 मिनट का अध्यक्ष जी, 2-3 मिनट का। हम पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य